जय हिंद दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आपका जी के प्लान पे स्वागत करता हूं। देखिए कि ये 37 नंबर टेस्ट है ज्ञान बिंदु का। अभी तक हम लोग 36 तक देख लिए हैं लोग। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। इसका पीडीएफ आप जी के प्लान टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से भी डाउनलोड किया जा सकता है। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छांटिए। तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नेताजी को आज वहाँ जाना है। तो ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। चलिए दूसरा का नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? तो वर्णों का सार्थक समूह आपका शब्द बनता है। वर्ण मतलब क्या हो जाएगा? क ख ग ये सब है, तो इसी सबको मिला के तो हम लोग शब्द बनाते हैं लोग। अगला क्वेश्चन है तीसरा का नंबर, अ है। अ एक क्या है? तो अ एक आपका एक स्वर हो जाएगा। तो आप जानते ही हैं कि अ आ ई ये सब स्वर में आता है। तो स्वर्ण देखिए कि अ आ ई ये सब आ जाएगा, और व्यंजन में क ख ग तक ये आ जाएगा। और इसमें भी विभाजित किया गया है, देखिएगा कि स्वर्ण वर्ण अ आ ई और व्यंजन में क ख ग ये सब आ जाएगा। मतक अंत स्व व्यंजन का य लव, और उसमें व्यंजन आपका स तलावे स ये सब मूर्धन्य सब आ जाएगा। संयुक्त व्यंजन छ त्र ज्ञ यह सब आएगा। अयोग व अन अह आ जाएगा। द्विगुण ढ ये सब आ जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, व्यवहार और मत शब्दों के सही पर्यायवाची हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, व्यवहार का आचरण और मत का विचार। अगला क्वेश्चन है पाँचवा नंबर। इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। तो आपका व्यंजन संधि के कौन उदाहरण है? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उल्लास संगम संभाव। ये सब आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है, जिसे देखिएगा यहाँ पे आपको बता भी दिया गया। और स्वर संधि का उदाहरण आपका व्यंजन प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर, ये हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन है, समाज में आज भी सीता सावित्रियों का महत्व है। यहाँ काले छपे शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो देखिए कि काले में ये आपका छपा हुआ है सावित्रियों। तो इसका क्या हुआ है? तो ये जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक के रूप में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला 7 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बालक ने रोटी खाई, काले छपे शब्दों का सही परिचय क्या है? तो यहाँ पे रोटी का क्या हो जाएगा? तो देखिए कि रोटी सकर्मक क्रिया है, एक वचन, स्त्रीलिंग, अन्य पुरुष और भूतकाल कृत्यवाची है। तो ये सभी इसमें आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, रामचरितमानस किसने लिखा है? तो रामचरितमानस तो आप जानते ही हैं कि तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है, और रामायण जो है वो वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। तो ये आप याद रखिएगा। 8 का राइट आंसर ये हो जाएगा। और देखिए कि महाभारत महर्षि वेद व्यास और रामायण वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है और संस्कृत भाषा में। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो देखिए कि जब भी आपका कोई डेट आता है तो उसके साथ सिंस लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो इसमें कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पेट्रोल इज शुड बी द लीटर। तो ये आप देखिएगा कि ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके पहले वाला एग्जाम में भी हम लोग देखे थे लोग। अगला क्वेश्चन है, पिक आउट द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ही सेड दैट न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ये तो जानते ही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे भरना है और देखिए कि चूज द राइट ऑप्शन और फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ पे आई, तो देखिएगा कि यहाँ पे आई डैश दिया गया है, माई होम वर्क वेन द राइट वेंट आउट। तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस में है, तो आपका यहाँ पे वाज डूइंग आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है, कंप्लीटेड द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे दिया गया है, आई ऑफ्टन डैश मिस्टेक, आई एम ओनली ह्यूमन आफ्टर ऑल, आई एम फेलिबल। तो इसका राइट आंसर आपका मैक हो जाएगा, आई एम ऑफ्टन मैक। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि चूज द फ्रेज अपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड्स बोल्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, ही इज़ फैट एंड फैबली बट हिज सन इज, यहाँ पे आपका डैश दिया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, लीन एंड थिन। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि चूज द करेक्ट ऑफ द बोल्ड फ्रेज। फ्रेजर वर्ब दिया गया है और उसके जगह पे क्या आ जाएगा? तो फाउट टूथ एंड नेल, इसके जगह पे क्या आ जाएगा? तो आपका बी आ जाएगा, दे प्लेड विद द एवरी ऑनियंस ऑफ द स्ट्रेंथ दे हैड। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य करते हैं। और देखिए कि राज्यसभा के चुनाव का जो सदस्य का बात है,
तो संविधान के अनुसार भारत की संसद 3 अंगों से है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो ये तो हम लोग बार बार पढ़ते हैं लोग। संसद के 2 सदन हैं, आपका लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव सभी राज्य के निर्वाचित विधानसभा सदस्य यानी विधायक तथा संघ शासित क्षेत्र दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पांडुचेरी ये निर्वाचित विधानसभा के सदस्य इसमें भाग लेते हैं लोग। और राज्यसभा में एक सदस्यीय सीट वाले राज्यों की संख्या 8 है और केंद्र शासित प्रदेशों में एकमात्र पांडुचेरी है। तो ये आप याद रखना है। और ये आप देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आने की कम संभावना है, ये नहीं आता है। राज्यसभा में सबसे ज़्यादा सीट उत्तर प्रदेश का है और बिहार का देखिएगा तो आपका 16 है, तो ये याद रखिएगा। राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के द्वारा होता है और संविधान के 4वीं अनुसूची में राज्यसभा की सीटों के आवंटन के बारे में उल्लेख किया गया है। वर्तमान में देखिएगा कि अधिकतम सीट 250 हो सकता है, लेकिन 245 पे ही चुनाव होता है। तो ये याद रखिएगा, 225 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश और 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। मनोनीत में कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा ये आपका रखा गया है। इसके पहले एंग्लो इंडियन भी था तो उसको हटा दिया गया है। राज्यसभा में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं, जबकि लोकसभा में संपूर्ण रूप से भारत के लोगों का प्रतिनिधि होता है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन अस्थायी सदन होता है, ये कभी भी विघटित नहीं होता है। देखिए कि 6 वर्ष इनका कार्यकाल होता है और हर 2 वर्षों में 1/3 भाग सदस्य का कार्यकाल समाप्त होता है। और देखिए कि लोकसभा संसद का निम्न सदन है और अनुच्छेद 81 में इसके बारे में बताया गया है। देखिए लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष वर्णन 93 में मिलता है। लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और कुछ प्रमुख अनुच्छेद है। 79 संसद का गठन किया गया है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा गठन किया गया है। 81 में लोकसभा। अनुच्छेद 105 संसदीय विशेष अधिकार। अनुच्छेद 108 दोनों सदनों का संयुक्त बैठक होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, संविधान अपने नागरिकों को कौन से अधिकार की गारंटी देता है? तो देखिए कि इसका राइट आंसर आपका समानता का अधिकार आर्टिकल 19 में, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपका आर्टिकल ये भी 19 के तहत देता है। श्रम का अधिकार और शोषण का अधिकार ये आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है मूल अधिकार में, लेकिन शोषण का अधिकार नहीं है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और देखिए कि जो मौलिक अधिकार है भाग 3 में आपका 12 से 35 के बीच में है और मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 और शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 से 30। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत के अंत का बारे में बात करता है। उसके बाद देखिए कि अनुच्छेद 19 के क में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का बात किया गया है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार के बारे में बात किया गया है, जो भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया था कि संविधान की आत्मा है। तो ये याद रखिएगा। अनुच्छेद 32 आपका सुप्रीम कोर्ट यूज करता है और 5 प्रकार का रीट जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है? तो इसमें क्या सही है ये पूछा जा रहा है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसके कार्यकाल, सिद्धांत और उद्देश्यों का उसमें लेखा जोखा होता है। वो वादा करता है बेसिकली अपने नागरिक से कि हम ये करेंगे आने वाले समय में, आप हमको जितवाइएगा। तो ये निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में ये आपका सही हो जाएगा। और देखिए कि जो निर्वाचन आयोग है आपका 324, अगर एक आर्टिकल पूछा तो, और नहीं तो 324 से लेकर 329 तक में इसके बारे में उल्लेख किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर देखा जाए। देखिए पूछा जा रहा है कि दक्षिण यानी सार्क की वर्तमान सदस्य संख्या कितना है? तो वर्तमान में देखिए कि आपका 8 सदस्य हैं लोग और इसका स्थापना 8 दिसंबर 1985 में ढाका में हुआ था। इसका मुख्यालय भी ढाका में ही है। देखिए कि 8 सदस्य कौन कौन है? तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव। इसका सचिवालय आपका 17 जनवरी 1987 में स्थापित किया गया था काठमांडू में। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, परीक्षा उपयोगी ये क्वेश्चन है। विश्व बैंक में कितना सदस्य है? तो 189, मुद्रा कोष में 190 और यूनेस्को में 194 और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में 164, G7 में 7 है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की थी? तो हरिजन इनके द्वारा शुरू किया गया था। तो ये याद रखिएगा। महात्मा गांधी इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, हरिजन, स्वराज,
एकलथ रिलीजन, और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी जो मराठा भाषा में था और द मराठा अंग्रेजी भाषा में, और गीता रहस्य ये लिखा गया है। जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया और मेरी कहानी लिखा गया है। लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन और यंग इंडिया इनके द्वारा लिखा गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ और देवी चौधरानी सुभाष चंद्र के द्वारा आपका इंडियन स्ट्रगल, और मौलाना अबुल कलाम के द्वारा इंडिया विंग्स फ्रीडम, और गुब्बारे खातिर और अल हिलाल लिखा गया है। अल हिलाल उनका प्रतीका है। दयानंद सरस्वती सत्याग्रह प्रकाशन, सर सैयद अहमद खान भारतीय विद्रोह के कारण, सुरेंद्र नाथ बनर्जी बंगाली ए नेशन मेकिंग। देखिए महात्मा गांधी के जीवनी के रचनाकार दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर हैं, तो ये आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें सत्य कथन कौन सा नहीं है, तो देखिए कि 1971 में दहेज निरोध अधिनियम लाया गया, ये 61 में लाया गया था, तो ये आपका गलत हो जाएगा और यही राइट आंसर है। दहेज मांगने वालों को न्यूनतम 5 वर्षों की सजा, और दहेज प्रथा आज भी एक समस्या है। लोगों को जागृति करने के लिए सरकार कई कदम उठा रहा है, तो ये सब आपका सही हो जाएगा। देखिएगा कि 1961 1 जुलाई को लागू किया गया था, तो ये तो हम लोग को पता है पहले से भी। तो चलिए आगे देखा जाए। इसमें 5000 का जुर्माना, वही सब पूछा जा रहा है जो एग्ज़ाम में आएगा नहीं। तो फिर थोड़ा सा ये देख लीजिए कि सती प्रथा आपका 1929 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में राजा राम मोहन राय के प्रयास से लागू हुआ था। 1 अप्रैल 1930 को शारदा अधिनियम लागू हुआ जो बाल विवाह से संबंधित है। विवाह की उम्र लड़का के लिए 18 और लड़की के लिए 14 वर्ष निर्धारित किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुआ। घरेलू हिंसा निवारक अधिनियम 2005 ये है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, भारत में भूदान ग्रामदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो इसका राइट आंसर आचार्य विनोबा भावे हो जाएंगे। देखिएगा कि देश की आज़ादी के साथ ही एक बहुत बड़ा समस्या आ गया कि जो देश की आज़ादी के लिए लड़ा था लोग, उन्हीं लोगों के पास भूमि नहीं था, किसानों के लिए भूमि नहीं था, सभी जमींदारों के पास था। तो उसी के बाद ये आंदोलन शुरू हुआ था विनोबा भावे के द्वारा, भूदान आंदोलन यानी भूमि दान कीजिए 1951 में। तत्कालीन आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली ग्राम से ये शुरू हुआ था, तो ये याद रखिएगा। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ। इसके लिए गांधी जी ने विनोबा भावे को पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में चुना था। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम और द्वितीय और तृतीय सत्याग्रही विनोबा भावे प्रथम, जवाहरलाल नेहरू द्वितीय और ब्रह्मदत्त तृतीय। विनोबा भावे के वर्ष 1998 में रेमेज मेक्सिको तथा 1983 में भारत रत्न दिया गया था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। महात्मा गांधी का पहला भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल हड़ताल है जो 1918 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल में रखा गया था उनको। उसके बाद हजारीबाग जेल से भी ये भाग गए और आज़ाद रास्ता का गठन किए और नेपाल में चले गए और वहाँ से गोडलिया युद्ध का संचालन किए। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही दिया गया है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संघवाद की विशेषता नहीं है। तो देखिए कि सत्ता का केंद्रीकरण ये संघवाद का विशेषता नहीं है, बल्कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए संघवाद में, तो ये आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। सत्ता देखिएगा कि इसका विशेषता क्या हो जाएगा, सत्ता का विकेंद्रीकरण, केंद्र और राज्य के बीच सत्ता का बंटवारा, स्थानीय सरकारों को अधिक अधिकार देना, तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। वही सब इसमें समझाया गया है कि संघवाद कहाँ पे है, तो आपका अमेरिका, कनाडा, रूस, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ये सब संगठनात्मक सरकार के उदाहरण हैं। और एकात्मक सरकार के उदाहरण है ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, जापान। भारत में संगठनात्मक विशेषता कनाडा के संविधान से लिया गया है और केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची में किया गया है। स्थानीय स्वशासन वर्णन 11 अनुसूची में है और 12वीं में शहरी स्थानीय शासन के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, निम्नलिखित में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है। तो गुजरात में देखिए कि विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद देखिए अनुच्छेद 169 के तहत मात्र 6 राज्यों में है और विधान परिषद के लिए आपका 30 वर्ष होना अनिवार्य है। और देखिए कि 1/3 वर्ष ये भी आपका अस्थायी सदस्य है, जिसे राज्यसभा है वैसे ही 6 वर्षों का कार्यकाल होता है। और वर्तमान में 6 देखिए राज्यों में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 600 सीट है, कर्नाटक में 75, महाराष्ट्र में 78, बिहार में 75, आंध्र प्रदेश 58 और तेलंगाना 40 इसमें ही है। देखिए कि कोरम सदस्य 1/10 होता है, तो ये आप याद रखिएगा। इसे गणपूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। राज्य का उच्च सदन विधान परिषद तथा निम्न सदन विधानसभा है। राज्य विधानमंडल की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है जब वो 60 दिनों तक बिना सूचना दिए लगातार अनुपस्थित रहते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका राष्ट्रपति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए कि राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत में राज्यपाल का नियुक्ति होता है और 5 वर्षों के लिए होता है या उससे पहले भी हटाया जा सकता है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है। तो इसका राइट आंसर स्विट्जरलैंड हो जाएगा।
स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपने शक्ति का शक्ति का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से करती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता सीधे आपका राष्ट्रपति का चुनाव करती है, जो सर्वोच्च नेता होते हैं। तो ये तो आपको पता है। स्विट्जरलैंड के संसद का नाम फेडरल असेंबली है। और देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए, ये अब्राहम लिंकन का एक स्लोगन था। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था, यानी कि नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। देखिए कि 1974 में ये नारा दिया गया था संपूर्ण क्रांति का। और देखिए कि और बहुत सारा नारा और वचन है, तो देख लिया जाए। इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह, दिल्ली चलो जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस, करो या मरो हे राम, भारत छोड़ो आंदोलन, महात्मा गांधी, पूर्ण स्वराज आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू, साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक, साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय, वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये आपका इकबाल हो जाएगा। और मारो फिरंगियों को, मंगल पांडे हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1980 में किया गया था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1968 को अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया था। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए हो हुम द्वारा किया गया था। भाजपा की स्थापना 1984 में काशीराम द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना 1997 में ईस्वी में किया गया था। आम आदमी पार्टी की स्थापना 2012 में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हो जाएगा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। देखिएगा कि आपका ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल आपका गवर्नर थॉमस स्मिथ, और मुगल दरबार में आने वाला प्रथम कैप्टन हकीम्स था, जो 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। 1761 में अंग्रेजों ने पांडिचेरी में फ्रांसीसियों से छीना था। तो ये याद रखिएगा। देखिएगा कि यूरोपीय कंपनियां कब आया था लोग? तो पुर्तगाली 1498, अंग्रेजी आपका 1600 ईस्वी में, डच आया था लोग 1602 में, डेनिश आया था लोग 1616 में, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664, स्वीडन ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में आया था लोग। सबसे अंत में स्वीडन आया था लोग, सबसे पहले पुर्तगाली। यूरोपीय कंपनी का प्रथम फैक्ट्री देखिएगा तो पुर्तगाल सबसे पहले स्थापित किया 1503 में। उसके बाद डच ने किया लोग मछलीपट्टनम में। और पुर्तगाल कहाँ किया था लोग? कोचीन में किया था लोग, ये केरल में पड़ेगा। अंग्रेज किया था लोग मछलीपट्टनम में 1611 में। डेनिश किया था लोग त्रावणकोर में 1620 में। और फ्रांसीसी सूरत में 1668। अगला क्वेश्चन है, सूफी जाने जाते हैं। तो सूफी किस लिए जाने जाते हैं? तो मुस्लिम संत के रूप में जाने जाते हैं। आप देखिए कि सूफी जिस आश्रम में निवास करते हैं उसे खानकाह कहा जाता है। सबसे पहले सूफी शब्द का प्रयोग अबू हमीस ने किया था। तो ये आप याद रखिएगा। देखिएगा कि 30 के बाद 31 नंबर क्वेश्चन है, और इसमें पूछा जा रहा है कि राष्ट्र संघ के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं है? तो देखिएगा कि कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन सी सही नहीं है। शांति भंग करने वाले देशों की सरकार को बर्खास्त करना, ये आपका सही नहीं। बाकी राष्ट्र संघ के रूप में सभी सही है। देखिए कि राष्ट्र संघ का स्थापना 1920 में हुआ था, और द्वितीय विश्व युद्ध नहीं करने का ये इसमें प्रयत्न किया गया था। इसका उद्देश्य था शांति बनाए रखना और द्वितीय विश्व नहीं होने देना, लेकिन ये उद्देश्य में अपना असफल हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध तो होता ही है, 1939 में स्टार्ट होता है, 1945 तक चलता है। और देखिए कि परमाणु बम जब गिरता है आपका लिटिल बॉय और फैटमैन जापान में, नागासाकी और हिरोशिमा पर, उसके साथ ही ये द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है। 6 वर्षों तक चला। इसके बाद देखिए कि 24 अक्टूबर 1945 को आपका UN का स्थापना किया गया। तो ये आप याद रखिएगा, तीसरा विश्व युद्ध रोकने के लिए या कहाँ की शांति स्थापित करने के लिए पूरे विश्व में। 31 के बाद आपका 32 नंबर क्वेश्चन है कि सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की थी? तो बौद्ध धर्म की स्थापना सिद्धार्थ के द्वारा किया गया था। देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं, और बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईस्वी में हुआ था, लुम्बिनी में। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बोधि वृक्ष के नीचे, और वैशाख के दिनों में, वैशाख पूर्णिमा के दिन में हुआ था। और देखिए, बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम और दूसरा रुद्र रामपुत्रम है। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण और प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं। और जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। देखिए, जैन धर्म के 28वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा में वैशाली के कुंडी ग्राम में हुआ है। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो ये आपका कर्नल अलकार्ट हो जाएंगे।
देखिए कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कर्नल अर्काट के द्वारा किया गया था 1875 में। और न्यूयॉर्क में देखिए कि मैडम हेलिन पोट्रोवाना ब्लाजी और कर्नल हेनरी स्टील और एल्क्राट ने की थी। भारत में देखिए 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय मद्रास को बनाया गया। और 1889 ईस्वी में एनी बेसेंट द्वारा सोसाइटी की इंग्लैंड में सदस्यता बनी और 1893 में भारत और सोसाइटी का कार्यभार ग्रहण किया। अल्काट की मृत्यु के बाद 1907 में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी। एनी बेसेंट ने आयरलैंड की होम रूल लीग के तर्ज पे भारत में होम रूल आंदोलन 1916 में एक नेतृत्व किया और 1917 में कांग्रेस की अध्यक्ष कलकत्ता जो अधिवेशन हुआ उसमें अध्यक्षता की। तो ये याद रखिएगा। अब देखिए कि इसका स्थापना कांग्रेस का 1985 में होता है और पहला जो बैठक होता है ये मुंबई में होता है। बंगाल में होने वाला था लेकिन प्लेग के कारण मुंबई में हुआ। और देखिएगा कि सबसे पहली बार कांग्रेस के अगर कोई महिला अध्यक्षता बनी तो आपका 1917 हो जाएगा एनी बेसेंट के द्वारा। और कोई भारतीय का बात किया जाए तो आपका 1925 में सरोजिनी नायडू के द्वारा। तो ये आप याद रखिएगा। कुछ यहाँ पे दिया गया है संस्थापक ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज 1873 में, विवेकानंद रामकृष्ण मिशन 1857 में, बाल गंगाधर तिलक होम रूल 1916, दयानंद सरस्वती आर्य समाज 1875 में, राजा राम मोहन राय आत्मीय समाज 1815 और विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका स्पेन का गृह युद्ध। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। देखिए कि स्पेन के गृह युद्ध को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। जुलाई 1936 से लगभग 3 वर्षों तक चलने वाले स्पेनिश युद्ध को द्वितीय विश्व युद्ध के लिए ड्रेस रिहर्सल कहा गया है। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। इसमें कुल 61 देश ने भाग लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान संयुक्त राज्य संघ 1945 की स्थापना था। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र द्वारा पराजित होने वाले अंतिम देश जापान था। तो ये तो हम अभी ऊपर बताए थे कि 2 बम गिरा था जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। देखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण सूरजवे का हत्याकांड था। और प्रथम विश्व युद्ध कुल देशों ने 2 भागों में पार्टिसिपेट किया था, एक मित्र राष्ट्र एक ध्रुवी राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, जापान, फ्रांस, रूस और यूएसए था। ध्रुवी राष्ट्रों में हंगरी, तुर्की, इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और बुल्गारिया था। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे। तो ये याद रखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आपका इलाहाबाद में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। स्वराज पार्टी की स्थापना जनवरी 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था। देखिए कि देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है चित्तरंजन दास और दीन बंधु के नाम से C.F. एंड्रूज। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल उच्च वर्गों के लिए नहीं, यह कथन चित्तरंजन दास का है। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। वर्ष 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा का नारा दिया था। देखिए कि 1916 में आपका गरम दौर और नरम दौर दोनों फिर से वापस में मिल गए थे सूरत विभाजन के बाद। अगला क्वेश्चन है आपका 36 नंबर। इसमें देखिएगा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका सी सही है, खिलाफत आंदोलन। देखिए कि खिलाफत आंदोलन ये स्टार्ट हुआ था 1920 के आसपास में। और ये इसमें मुस्लिम में जो मुस्लिम संप्रदाय है उसमें सुधार के लिए ये लाया गया था और इसका अध्यक्ष गांधी जी को ही बनाया गया था। तो ये याद रखिएगा। और इसी के समय असहयोग आंदोलन का नारा दिया गया था। असहयोग का मतलब क्या होता है कि अंग्रेज़ों को कोई सहयोग नहीं करेगा और अपना स्वदेशी जो कोई भी चीज़ है उसको प्रमोट करेगा। 36 के बाद 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सार्वजनिक व्यय मताधिकार। ये आपका गलत है और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में हुआ और एडम स्मिथ लेसेंस फेयर के सिद्धांत को मजबूती मिली। इंग्लैंड में जल्दी ही कई सुधार हुए। तो ये तीनों सही है आपका। देखिएगा इसके बारे में थोड़ा सा देखा जाए। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण बोस्टन की टी पार्टी थी जो 1773 की घटना है। अमेरिका में स्वतंत्रता के बाद काले लोगों तथा महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। देखिएगा कि अमेरिका क्रांति के परिणाम स्वरूप अमेरिका एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना
अमेरिका क्रांति मध्यवर्गीय क्रांति थी। अमेरिका क्रांति को सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष जातीय समानता और धार्मिक स्वतंत्रता है, तो ये याद रखिएगा। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति पेरिस की संधि 1783 के साथ हुआ था। अमेरिका को स्वतंत्रता मिली 4 जुलाई और 1776 को। अमेरिका क्रांति के समय नारा दिया गया था, प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं। देखिए कि अमेरिका स्वतंत्रता के बाद अमेरिका के संविधान लागू हुआ था 1789 को, और दुनिया का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का ही है, ये याद रखिएगा। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी और रूसी क्रांति 1917, चीनी क्रांति 1911 और इटली के एकीकरण का जनक मेजनी को कहा जाता है। जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क को कहा जाता है और बोल्गिया की क्रांति बोल्शेविकी क्रांति 1917 में लेनिन के नेतृत्व में हुआ था रूस में, तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ, तो इसका राइट आंसर 1930 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, तो ये याद रखिएगा। और देखिए कि 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी के द्वारा नमक कानून का उल्लंघन करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए नमक को ही मुद्दा के रूप में चुना गया था, क्योंकि गांधी जी ने नमक पर अंग्रेजों द्वारा कर टैक्स लगाने का अमानवीय माना था। 14 जुलाई 1933 को संपूर्ण सामूहिक सत्याग्रह वापस ले लिया गया, लेकिन 7 अप्रैल 1934 को सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। देखिए गांधी जी ने अछूते के विरुद्ध किए गए पापों का प्रायश्चित करने के लिए 8 मई 1930 को 21 दिनों का उपवास शुरू किया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन चलाने के लिए तिलक स्वराज पार्टी फंड की स्थापना की गई और इस आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले प्रमुख नेता मोहम्मद अली जिन्ना थे। गांधी जी के हत्या के मुकदमा की सजा सुनाने वाले जज आत्मचंद्र अग्रवाल थे और दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, देखिए कि इसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। मार्च 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कराची अधिवेशन हुआ था। इसमें मौलिक अधिकार पे बात किया गया था। तो देखिए कोई भी ठीक से नहीं दे रहा है, आधा अधूरा दे रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया था, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, महिला सशक्तिकरण। लॉर्ड कैनिंग के समय में 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर एवं कुंडुल कुड़ी सिलिंग ने विधवा विवाह को प्रोत्साहन किया और 1856 में हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम पारित किया गया और लागू किया गया। सोम प्रकाश के लेखक ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने किया था। शारदा एक देखिएगा कि 1930 बाल विवाह से संबंधित है। लॉर्ड विलियम बेटिंग के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने 1829 में सती प्रथा का अंत किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा थोड़ा सा और देख लिया जाए। राजा राम मोहन राय 1826 में जूरी विधेयक के घोर विरोध किए थे और सती प्रथा खत्म करने में राजा राम मोहन राय की महत्वपूर्ण भूमिका थी। बेटिंग ने सिलीमैन की सहायता से 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त किया था। और देखिएगा कि अकबर द्वितीय के द्वारा राजा राम मोहन राय को ब्रिटेन भेजा गया था कर को लेके, जहां पे उनका ब्रिस्टल में इनका मृत्यु हो जाता है, तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। निम्नलिखित में से किसका उपनाम सीमांत गांधी है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अबुल गफ्फार खान हो जाएंगे। और देखिए कि अबुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है और लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनके द्वारा एक लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया था। ये ऐसे व्यक्ति हैं कि इनको पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, पाकिस्तान साबरी और इंडिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न दोनों प्राप्त हैं। देखिएगा कि कुछ उपनाम है और कुछ व्यक्ति हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का उपनाम है, वायोवृत पुरुष दादा भाई नौरोजी, लौह पुरुष सरदार पटेल, शांत पुरुष लाल बहादुर शास्त्री, पंजाब के श्री लाला लाजपत राय, बंगाल के श्री आशुतोष मुखर्जी, बिहार के श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सेन, आंध्र के श्री टी प्रकाशन और बंग बंधु आप देखिएगा कि शेख मुजीबुर रहमान हो जाएंगे। दीन बंधु चित्तरंजन दास, देश बंधु चित्तरंजन दास और दीन बंधु CF एंड्रूज, लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक, लोकनायक आपका जयप्रकाश नारायण, राजा राजर्षि आपका पुरुषोत्तम दास टंडन, एस्पेरो मेजर जनरल राजेंद्र सिंह, अंकल हो ओहो चिन और सुपर कैट क्लाइव लॉयड हो जाएगा। देशप्रिय यतीश मोहन सेन गुप्ता और मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन बोमार्ट, मेडन क्वीन आपका महारानी एलिजाबेथ प्रथम हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम है, नहीं है, प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, विश्व के अधिकांश देशों में गणतंत्र की स्थापना, तो ये एकदम सही है। बाकी ये सब परिणाम है, ये आपका गलती है, बाकी ये सब आपका सही हो जाएगा। महान साम्राज्य का अंत
अधिनायक का उदय और राष्ट्र संघ की स्थापना। तो ये आपका प्रथम विश्व युद्ध का है। देखिए कि आपका प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को स्टार्ट हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण सिराजुआ हत्याकांड था। प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण राष्ट्र दो खेमे में बटा था, एक मित्र राष्ट्र, एक धुरी राष्ट्र। ये अभी ऊपर हम लोग देखे हैं लोग। इसमें पार्टिसिपेंट 37 देशों ने किया था, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है, और ये याद रखिएगा। तो देखिए, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। वर्ष 2024 का थीम था शांति के लिए जल। कुछ दिवस है, इसके बारे में देख लीजिए। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व जय दिवस 22 मई, और विश्व खुशहाली दिवस 22 मार्च, विश्व वानिकी दिवस आपका हो जाएगा 21 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व शहीद दिवस 23 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपका 21 जून हो जाएगा, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर। 43 नंबर क्वेश्चन है, उपकरण जो वायु दाब मापन हेतु प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, बैरोमीटर हो जाएगा। और भी बहुत सारा दिया गया है। अल्टीमीटर आपका विमान की ऊंचाई मापने में काम आता है। रेन गेज वर्षा की मात्रा, पायरोमीटर उच्च ताप की माप, और हाइग्रोमीटर द्रवों की अपेक्षित घनत्व की माप। हाइग्रोमीटर देखिएगा वायुमंडलीय आर्द्रता की माप। फेदोमीटर समुद्री की गहराई की माप हो जाएगा। एनीमोमीटर देखिएगा हवा की गति की माप। आमीटर विद्युत धारा की माप हो जाएगा, और ऑडियोमीटर आपका ध्वनि की तीव्रता की माप हो जाएगा। कैलोरीमीटर ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, वायुमंडलीय परत जो सूर्य के परावैज्ञानिक विकिरणों से हमारी रक्षा करती है वह है। तो वो आपका ओजोन मंडल हो जाएगा। और ओजोन मंडल के बारे में थोड़ा सा हम आपको समझाएं कि जैसे देखिए कि ये पृथ्वी हो गया, तो इसके 20 से 35 किलोमीटर के बीच में एक गैस का लेयर पाया जाता है जो ओजोन गैस के नाम से जाना जाता है। ओजोन गैस का क्या काम है, तो जो सूर्य के साथ परावैज्ञानिक किरण आता है इसे या एब्जॉर्व कर लेता है या लौटा देता है। तो ये हम लोग को परावैज्ञानिक किरण से रक्षा करता है। और ओजोन गैस का सूत्र है O3। सड़ा हुआ मछली की तरह ये महकता है। ओजोन गैस की अगर मोटाई मापा जाता है तो डिसबम में मापा जाता है, यहाँ पे दे भी दिया गया है। तो ये सभी आप याद रखिएगा। ओजोन दिवस प्रत्येक साल 16 सितंबर को मनाया जाता है ताकि जागरूकता है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे लोग। ये सब हम बताइए दिए हैं। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है। तो ये आपका नर्मदा नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे स्थित है। पूचमपाद परियोजना गोदावरी नदी कर्नाटक हो जाएगा। काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी गुजरात हो जाएगा। उकाई परियोजना ताप्ती नदी गुजरात। रिहन परियोजना रिहन नदी उत्तर प्रदेश। टिहरी बांध देखिए कि ये भागीरथी नदी उत्तराखंड हो जाएगा। भीमा परियोजना पवना नदी महाराष्ट्र। और रंजीत सागर बांध रावी नदी पंजाब हो जाएगा। तुलबुल परियोजना झेलम नदी जम्मू और कश्मीर हो जाएगा। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी गुजरात। जयकारी वाली परियोजना गोदावरी नदी महाराष्ट्र हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत कितना है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 0.03 हो जाएगा। वायुमंडल में देखिए सबसे ज़्यादा आपका नाइट्रोजन 78.8%, ऑक्सीजन आपका 20.95%, आर्गन 0.93%, हाइड्रोजन आपका देखिएगा कि 0.005% और नियॉन 0.003%, हीलियम आपका 0.005% हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, प्रति विषुवतीय धाराओं की प्रवाह दिशा होती है। तो ये आपका होता है पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। प्रति विषुवतीय धाराओं की स्थिति उत्तरी तथा दक्षिणी भू विषुवतीय रेखा धाराओं के मध्य है, और पूर्व में गिनी तट तक इसका अस्तित्व रहता है। इसे गिनी धारा के नाम से भी जाना जाता है। महासागरीय धाराओं की दिशा के एकमात्र अपवाद हिंद महासागर के उत्तरी भाग में पाया जाता है, जहां इसकी दिशा मानसूनी हवाओं की दिशा में परिवर्तन के साथ बदल जाती है। विषुवतीय रेखा 0 डिग्री अक्षांश से ध्रुव की तरफ प्रवाहित होने वाली गर्म धाराएं होती है, तथा ध्रुवों से विषुवतीय रेखा की ओर प्रवाहित होने वाली ये ठंडी धाराएं होती हैं। देखिए कि गर्म जलधारा के बारे में थोड़ा सा जाना जाए तो इसमें देखिए गल्फ स्ट्रीम धारा, सुशिमा जलधारा, अलास्का जलधारा, अल्निनो जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा, ब्राजील की जलधारा और दक्षिणी विषुवतीय जलधारा नॉर्वे की धारा ये हो जाएगा। ठंडी जलधारा में क्यूरालाइट जलधारा, लेब्राडोर की जलधारा, फाकलैंड की जलधारा, बेगुएला जलधारा और पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा हो जाएगा। ध्रुवीय पवन की दिशा उत्तरी गोलार्ध से उत्तर पूर्वी तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्वी होता है। और देखिए कि दक्षिण गोलार्ध में पछुआ पवन को 40 डिग्री अक्षांश पर गरजता चालीसा, 50 डिग्री अक्षांश पर प्रचंड पचासा और 60 डिग्री अक्षांश पर चिकता साठा के नाम से जाना जाता है। फेरल का नियम पवन की दिशा से संबंधित है। संवहनीय वर्षा विषुवतीय क्षेत्र में होता है और वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर,
समान दाब वाले स्थानों को गुजरने वाले काल्पनिक रेखा है, तो ये आपका सी हो जाएगा, आइसोबार हो जाएगा। आइसोबार मापता है। और देखिए ये क्यूटस समान समुद्री सतह को मापता है। आइसोथर्म समदाब समताप को मापता है आइसोथर्म। आइसोहाइट समान वर्षा और आइसोबात समान सागरीय गहराई। आइसोहेलाइट समान लवणता। आइसोसेफिनिन समान हिम और आइसोनेफ देखिए कि समान मेगाक्षण और आइसोक्लाइन समान चुंबकीय नीति की रेखा है। आइसोब्राट ये त्वरित झंझावट हो जाएगा, तो ये आप देख लीजिए। 49 नंबर क्वेश्चन है, जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं क्या कहलाता है? तो उसे उत्पादक बोला जाता है, तो ये याद रखिएगा। जो उत्पादक में निर्भर होते हैं उसे उपभोक्ता बोला जाता है। प्राथमिक उपभोक्ता जो घास फूस ये सब खाते हैं, जैसे बकरी हिरन हो गया। इनको खाने वालों को जैसे मेढक सांप सियार लोमड़ी उसे द्वितीय, और इन सभी को खाने वाले को तृतीय उपभोक्ता बाघ शेर चीता ये आ जाएगा लोग। अब घटक अपना जीवन निर्वाह उत्पादक एवं उपभोक्ता के मृत शरीर से करते हैं लोग, और इसे विघटित कर देता है लोग। खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता है, दोनों है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि नदी जो पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित नहीं होती है वह कौन सी है? तो आपका कौन सा हो जाएगा? तो आपका देखिएगा कि चंबल नदी हो जाएगा। ये आपका पश्चिम के तहत प्रवाहित होती है। देखिएगा ये चंबल का प्रारंभिक नाम चरमावती है, यानी चमरावती, जिसकी सहायक नदियाँ बनास, मेज, काली सिंधी, पर्वती और सिपरा है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मऊ से निकल के जामा पाव पहाड़ी से निकलती है। चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला अमररुख पहाड़ी से मेहद झील से होता है। नर्मदा नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के मैकाल पर्वत अमरकंटक पठारी से होता है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भात की सबसे लंबी नदी यही है। नर्मदा नदी बिंदी और सतपुरा के मध्य में ये होकर प्रवाहित होती है, तो यानी कि विंध्याचल और सतपुरा जो रेंज है इसको विभाजित करता है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई नगर के पास से निकलती है, तो ये याद रखिएगा। अगला 51 नंबर क्वेश्चन है, अंध्रता प्रदर्शन की विधि जिसमें अंध्रता को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है वह है, तो वह कौन सा है? तो सापेक्षित अंध्रता हो जाएगा। देखिए कि वायुमंडल में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को अंध्रता कहते हैं, और न्यूनतम जलमाप तापमाप को कोई वायु संतृप्त हो जाए उसे उष्णांक के बिंदु कहा जाता है। वायु के प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। वायु के प्रति इकाई भार में जलवाष्प की मात्रा को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। द्रव के प्रवाह वेटूर मीटर से मापा जाता है। सापेक्षित आर्द्रता में प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। निरपेक्ष आर्द्रता को प्रति घन मीटर में व्यक्त करते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है, प्रारंभ में एक अविभाजित विशाल स्थलखंड है था और वह कहलाता है, तो इसे प्रेंजिया के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इसे बार बार में हम लोग इसको देखे हैं, लोग बहुत बार देखे हैं लोग। पूरा विश्व जो अब ये देखिए कि 5 महाद्वीपों और 7 महाद्वीपों और 5 महासागरों में विभाजित है। पहले एक ही था, तो उसी को पेंजिया बोला जाता था, तो ये आप याद रखिएगा। और पेंजिया को 2 भागों में बांटा गया, जिसमें पैंथेसाला था जिसका भारत भी भाग था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 13। देखिए कि पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमिक विन्यास होगा, तो इसका राइट आंसर ए सही है। सियाल, सीमा और निफे हो जाएगा। पृथ्वी के विभिन्न परतों को क्रस्ट यानी सियाल और मेटल यानी सीमा और कोर यानी निफे के नाम से जाना जाता है। मेटल के ऊपरी भाग को एथिस्नोफियर कहा जाता है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान मैग्मा धरातल पर पहुंचता है, उसका मुख्य स्रोत यही है। उत्तरी गोलार्ध में स्थल की प्रधानता इसलिए इसे स्थलीय गोलार्ध, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जल की प्रधानता है इसलिए इसे जलीय गोलार्ध भी कहा जाता है। सियाल में सिलिकॉन और एल्युमिनियम की अधिकता होती है। सीमा में सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। निफे में निकेल और फेरस की अधिकता होती है। पृथ्वी की औसत घनत्व तो आपका 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये याद रखिएगा। पृथ्वी के नीचे 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। पृथ्वी के ऊपर प्रति किलोमीटर ऊंचाई पर लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस की तापमान घटता है। पृथ्वी की आकृति जियोइड है और पृथ्वी की सुरक्षा बल्ब ज्वालामुखी है। पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुका हुआ है। प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है वह है, तो ये आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। भूमध्य सागरीय। देखिए पृथ्वी जो है ये पृथ्वी हो गया, बीच में से एक रेखा खींचा गया, इसे भूमध्य रेखा बोला जाता है या 0 डिग्री देशांतर विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए कि इसके आसपास में सालों भर गर्म मौसम उष्ण होता है और सालों भर वर्षा होता है। इसी के आसपास में देखिए कि फल बहुत ज़्यादा होता है, तो ये आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 54 के बाद 55 नंबर क्वेश्चन, तो देखिएगा
इसमें इसमें देखिए कि वही चीज़ बताया गया है, टुंड्रा क्षेत्र और ये सब जो हम आपको बताए हैं अभी। जैसे कि चलिए अगला 55 नंबर क्वेश्चन हम लोग को देखना है। इसमें पूछा जा रहा है कि पंचशील समझौता प्रतिपादन किस वर्ष में हुआ। तो 1954 में भारत और चीन के बीच में हुआ था, तो ये याद रखिएगा। पंचशील समय के भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। और पंचशील सिद्धांत आप देखिए कि एक दूसरे के क्षेत्र में संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान, एक दूसरे आक्रमण नहीं करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप यानी हस्तक्षेप नहीं करना, परस्पर सहयोग और लाभ बढ़ावा देना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का पालन करना। लेकिन ये हुआ कहाँ, 1962 में तो अटैक कर दिया। 1955 में देखिए ये बांडुंग सम्मेलन हुआ जिसमें गुटनिरपेक्ष सम्मेलन शामिल हुए थे, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत सारा दिवस दिया गया है तो इसके बारे में देख लिया जाए। 3 मार्च को विश्व वन्य दिवस, 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 30 जनवरी को सर्वोदय दिवस, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 14 जुलाई को विश्व विभाजक विश्वता दिवस और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, 16 सितंबर को ओजोन दिवस, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस। और देखिए कि अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, भारतीय रुपये का नया प्रतीक चिन्ह जो ऐसे रहता है, ये रुपये किसने तैयार किया है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, डी उदय कुमार। देखिएगा कि भारतीय रुपये का नया प्रतीक 2010 में डी उदय कुमार IIT मुंबई, मतलब IIT मुंबई से ये किए हैं। तो ये किए हैं, 1 रुपये के नोट से ऊपर की सारी मुद्रा RBI गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। भारत में दशमलव प्रणाली 1957 में प्रारंभ किया गया था। 1 रुपये के नोट तथा सिक्कों पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। 1 रुपये के नोट से ऊपर की सारी मुद्रा RBI गवर्नर के हस्ताक्षर होता है। ग्रेसम का नियम मुद्रा प्रचलन से संबंधित है। मुद्रा स्फीति में लेनदार ऋणी को लाभ तथा देनदार को हानि होता है। भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार हुआ है, 1949, 1966, 1991, 2 चरणों में हुआ है। अभी तक भारत में 3 बार मुद्रा विमुद्रीकरण हुआ है, 1946, 1978, 2016। देखिए नवीनतम ये है और प्रधानमंत्री मोदी ने 8 नवंबर 2016 को ये किया था, तो ये तो आपको पता ही होगा। और ये सब देखिएगा कि 500 का नोट पहली बार 1987 में चला था, महात्मा गांधी की फ़ोटो लगाई हुई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर की रेडी के दौरान 2005 में निर्गमन होने वाले नोटों वर्ष छापना शुरू किया गया था कि किस वर्ष में यह निर्गमन हो रहा है। थोड़ा सा इसके बारे में देखा जाए, अभी जो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। वर्तमान गवर्नर तो करंट अफेयर में पढ़ा जाएगा। 10 रुपये के नोट पर सूर्य मंदिर है, 20 रुपये के एलोरा का मंदिर, एलोरा का गुफाएं हैं, और 50 रुपये पे हम्पी, और देखिए 100 रुपये पे रानी की पाव, और 200 पे आपका सांची का स्तूप, 500 पे लाल किला, और 2000 पे मंगलयान है। 2000 का नोट बंद हो चुका है, तो ये भी आप याद रखिएगा। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो ये उत्तराखंड में है, तो ये याद रखिएगा, ये फेमस क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर। अच्छा, ये थोड़ा सा उपनाम दिया गया है तो देख लिया जाए। फूलों की घाटी उत्तराखंड चमोली जिला में स्थित है। नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड में है। भारत का बगीचा बेंगलोर को बोला जाता है। भारत का स्वर्ग कश्मीर को, भारत की स्विट्जरलैंड कश्मीर को, भारत अंतरिक्ष का शहर बेंगलोर हो जाएगा। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, धान का कटोरा छत्तीसगढ़, लीची नगर देहरादून, और पर्वतों की रानी मैसूरी, वन नगर आपका देहरादून हो जाएगा। और देखिए सूर्य नगरी आपका जोधपुर हो जाएगा। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई, और अरब सागर की रानी कोची, मंदिरों एवं घाटों की नगर वाराणसी, सिलिकॉन वैली बेंगलोर को बोला जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन है, अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सरोज हो जाएगा, सरोद सॉरी। तो देखिए कि अमजद अली खान, अली अकबर खान, जरीन खां और जरीन दारूवाला, मुकेश शर्मा का संबंध सरोद वादक से है। सितार वादक में देखिए कि रविशंकर, निखिल बनर्जी और विलायक खां हो जाएंगे। बीना में वदरुद्दीन डायर और बी दोरो स्वामी अय्यर। वायलिन में देखिए डॉक्टर ए राजन TN कृष्णन और एल सुब्रमण्यम। संतूर वादक में शिव कुमार शर्मा, बांसुरी वादक में हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, तबला वादक में जाकिर हुसैन, लतीफ़ खान और गुदाई महाराज और सुखविंदर सिंह हो जाएंगे। 60 नंबर क्वेश्चन है, रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक कौन थे, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, जीन जेनरी ड्यूनेन हो जाएंगे। देखिए कि रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हुआ था, और रेड क्रॉस दिवस 8 मई को हर साल मनाया जाता है। रेड क्रॉस को अब तक 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है, 1917 में, 1944 और 1963 में। क्रिस्टोग्राफ की खोज भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। क्रिस्टोग्राफ पौधे की वृद्धि मापता है। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस 1939 में किया गया था। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। देखिए एकमात्र व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस हैं जिन्होंने भारत रत्न दिया
जा रहा था तो उनकी बेटी भारत रत्न ग्रहण करने से इनकार कर दी। मदर टेरेसा 1979 में सामाजिक कार्य के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। मदर टेरेसा को 1980 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन कुपोषण के कारण नहीं होता है? तो ये आपका अर्हता हो जाएगा। ये आपका अर्हता देखिए कि अर्हता रोग आयरन की कमी के कारण होता है। बाकी स्कर्वी, रतौंधी, बेरी ये विटामिन के कमी के कारण होता है। स्कर्वी आपका विटामिन सी, रतौंधी विटामिन ए, बेरी B6 के कमी के कारण होता है। और देखिए कि गंडमान आयोडीन, क्वासियोर प्रोटीन, बेलग्रा प्रोटीन B3, हाइपोकैल्शियम प्रोटीन की कमी से होता है। स्पर्गी रोग ये तो अभी हम लोग देखे हैं लोग। और विटामिन ए की कमी का रतौंधी, ये सब तो हम लोग देखे हैं लोग। जल में घुलनशील विटामिन आपका B और C हो जाएगा, बाकी सभी वसा में घुलनशील है। विटामिन की खोज फंक के द्वारा किया गया था। विटामिन D की कमी के कारण रिक्तियस होता है। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक मछली नहीं है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। रजत जो मछली है ये वास्तविक मछली नहीं है। और देखिए कि अवास्तविक मछली के उदाहरण है सिल्वर फिश, कटल फिश, स्टार फिश, जेली फिश। वास्तविक मछली समुद्री घोड़ा, फ्लाइंग फिश, डॉग शार्क और डॉग फिश हो जाएगा। मोलस्का समूह में सीप, मोती, ये ऑक्टोपस आता है। एनेलिडा में जोक, केचुआ, नेरिस आता है। आर्थ्रोपांडा में मच्छर, तिलचाटा, केकड़ा, मक्खी ये सब आता है लोग। 63 नंबर क्वेश्चन है, फल के रस के खमीरीकरण के दौरान कौन सी गैस पैदा होती है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, CO2 होता है। कृत्रिम रूप से फल को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आमतौर पर एसिटिलीन कहते हैं। प्राकृतिक रूप से फल को पकाने वाला हार्मोन गैस एथिलीन है। मीथेन गैस CH4 को मार्स गैस भी कहा जाता है। धान के खेत तथा जानवरों के जुगाली मीथेन गैस निकलता है यानी CH4। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन बोला जाता है। हाइड्रोजन को जलाने पे पानी बनता है। और ऑक्सीजन गैस की खोज पिस्टले और सीले के द्वारा 1772 में खोजा गया था। अगला क्वेश्चन है, अच्छा थोड़ा सा और है तो देख लिया जाए। O2 को प्राण वायु कहा जाता है। ओजोन O3 यानी ऑक्सीजन का अपरूप है। अभी O3 के बारे में डिटेल में देखे हैं लोग। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ बोला जाता है। सोडा वाटर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। जो स्प्राइट, पेप्सी ये सब पीते हैं तो उसमें से CO2 ही निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग आग बुझाने में किया जाता है। 64 नंबर क्वेश्चन है, मरुद्भिदीय अनुकूलन में पत्तियां रूपांतरित हो जाती है। तो पत्तियां देखिए सूल में रूपांतरित हो जाता है। कैक्टस के कांटे तना रूपांतरित हो जाता है, क्योंकि ये अपना पानी बचाता है लोग जहाँ पे मरुभूमि होता है। रेगिस्तान में उगने वाले पौधे को मरुभूमि और चट्टानों की सतह पर उगने वाले पौधे को सेलोभित यानी लिथोफाइट के नाम से जाना जाता है। नागफनी और केजुराइट वर्णकाय स्तंभ का उदाहरण है। घटपर्णी देखिए कि नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए अपने पत्तियों का रूपांतर घट आकार के कर लेती है, ताकि छोटे कीटों का आकर्षण कर नाइट्रोजन की कमी को पूरा किया जा सके। घटपर्णी पौधे जो होता है ये कीट भक्षी होता है लोग, यानी कीटों को खाता है लोग। कंकट स्तंभ नींबू तथा वेगेनतिया में पाए जाते हैं। आलू और प्याज तना का रूपांतर है। मूली, गाजर जड़ का रूपांतर है। अगला क्वेश्चन है, शीत निष्क्रियता पाई जाती है। तो ये आपका मेढक में पाया जाता है। शीत निष्क्रियता का मतलब क्या हो गया कि शीत ऋतु में ये अपना निद्रा में चला जाता है लोग, और इसके दौरान सक्रियता, उपचायी क्रिया या अन्य जैविक क्रिया मंद हो जाती है। इसे ही शीत निष्क्रियता बोला जाता है। उदाहरण के लिए ध्रुवीय भालू है, भालू भी ये शीत निष्क्रियता में चला जाता है लोग। जब मेढक शीत निष्क्रियता में जाता है लोग तो उन लोगों के त्वचा से श्वसन क्रिया होता है, तो ये याद रखिएगा। और राना टिग्रिस नाम है उन लोगों का वैज्ञानिक नाम मेढक का। ग्रीष्म में निष्क्रियता देखिए, कुछ जीव ग्रीष्म के कुप्रभाव के लिए ग्रीष्म निद्रा में चला जाता है। इस दौरान उनकी सक्रियता, उपचायी क्रियाएं, अन्य जैविक क्रियाओं के मंद हो जाता है। इसे ग्रीष्म में निष्क्रियता कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए मरुस्थलीय कछुआ होते हैं लोग। मछलियों में 2 हृदय कक्ष होता है, जिसमें 1 आलिंद और 1 निलय होता है। मेढकों में 3 कक्षीय हृदय होता है, जिसमें 2 आलिंद और 1 निलय होता है। मानव का तो जानते ही हैं 4 कोष्ठीय होता है। फेफड़ा का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है? तो देखिए कि वायु कोष्ठ द्वारा, ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फेफड़े का वृष्टीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है वायु कोष्ठों द्वारा। थोड़ा सा इसके बारे में देख लिया जाए। फेफड़ों का वृष्ट क्षेत्रफल यानी कुपिका वायु कोष्ठ द्वारा बढ़ जाता है। फेफड़ों का कार्य वायुमंडल से ऑक्सीजन को रक्त प्रवाह में स्थानांतरित करना है और कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त प्रवाह से वातावरण को छोड़ना है। फेफड़ा एक झिल्ली द्वारा घिरा रहता है, जिसे ब्यूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। श्वसन एक अपचायी क्रिया है, जिसमें शरीर के भार में कमी होती है। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के मेंडुला ऑब्लिगेटा भाग से होता है। सांस द्वारा लगभग 400 ml पानी प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकलता है। श्वसन तंत्र का भाग है नासामार्ग, ग्रसनी, लेक्सिया, ट्रिक्मा और ब्रोक्रस। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर,
किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, समसूत्री हो जाएगा। देखिए कि लैंगिक प्रजनन द्वारा संतति के निर्माण में दो युग्मों का संयोजक होता है, जिसमें अगुणित गुणसूत्रों का समूह होता है। युग्म का निर्माण विशिष्ट द्विगुणित कोशिकाओं से होता है। यह एक विशिष्ट प्रकार के कोशिका विभाजन है जिसके द्वारा बनने वाले अगुणित संतनी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। समसूत्री विभाजन से बनने वाला दोगुणिक संतनी कोशिकाएं हैं। साधारणतः समान अनुवांशिक अवयव वाली होती है। बहुकोशिकीय देखिए जीवधारियों की वृद्धि समसूत्री विभाजन के कारण ही होती है। सूत्री विभाजन एक महत्वपूर्ण योगदान है और यह इसके द्वारा कोशिका की मरम्मत होती है। इसके बारे में जब तक डिटेल में नहीं पढ़िएगा तब तक ठीक से समझ में नहीं आएगा। डिटेल में तुरंत हम लोग पढ़ा जाएगा। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे सूत्री और समसूत्री विभाजन में अलग, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में यह एक विभाजन कायी कोशिका में होता है और यह विभाजन जन कोशिका में होता है, यानी जिसमें जनन की क्षमता होती है। इस विभाजन में कम समय लगता है, इसमें अधिक समय लगता है। इस विभाजन के द्वारा एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती है और इसमें देखिए कि अर्ध कोशिका विभाजन में 4 कोशिकाएं बनता है। तो ये याद रखिएगा। संतनी कोशिका जनक जैसी गुणसूत्रों के होने के कारण अनुवांशिक विविधता नहीं होती है। इसमें अनुवांशिक विविधता होता है गुणसूत्र होने के कारण। इसमें गुणसूत्र की अनुवांशिक पदार्थ में आदान प्रदान नहीं होता है और इसमें आदान प्रदान होता है। इसमें देखिएगा कि प्रेफरोज अवस्था छोटी होती है और इसकी प्रेफरोज अवस्था लंबी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है 68 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पाचन ग्रंथियां नहीं है? तो देखिए कि आपका गुर्दा और फुसफुस ये पाचन ग्रंथियां नहीं है, बाकी सभी पाचन ग्रंथियां के अंतर्गत आएगा। गुर्दा उत्सर्जन तंत्र है और वृक्क की इकाई ये होता है जिसे नेफ्रॉन बोला जाता है और ये सेम के आकार का 2 होता है। तो ये याद रखिएगा। वृक्क का वजन 140 ग्राम होता है और यकृति का वजन 100.5 kg से 2 kg के बीच में होता है। पीत का निर्माण यकृत में होता है। अग्नाशय अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। अग्नाशय के 20 सेल से इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। देखिए कि इंसुलिन की खोज बेंटिंग वेस्ट ने किया था। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। लार का पीएच मान 6.6 होता है। सबसे बड़ी लार ग्रंथियां पैरोटिक ग्लैंड होता है। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर। गुआनिन और साइटोसिन जुड़े होते हैं, ये किससे? तो 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा ये जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और देखिएगा कि यहाँ पे इसके बारे में दिया गया है, थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। एडेनिल तथा थायमिन के बीच की हाइड्रोजन बंध होता है जो A बराबर T और G बराबर C होता है। डीएनए में थायमिन को आरएनए में यूरेसिल द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक होता है। देखिए कि इसमें आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक अम्ल है और डीएनए तथा आरएनए अनुवांशिक जीन होता है। डीएनए फिंगरप्रिंट की खोज एलेक जेफ्रेज द्वारा किया गया था। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट लाने का श्रेय लालाजी सिंह को जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंट नाक, केस और बाल से किया जाता है और डीएनए देखिए कि इसका आपका हैदराबाद में है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मेढक का टेडपोल किस रूप में अनुकूलित होता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आपका राइट आंसर बी सही है, एमोनोटेलिक हो जाएगा। मेढक का टारपोल एमोनोडिक के रूप में अंकुलित होता है। जिस प्रक्रिया के एक टेडपोल एक व्यापक मेढक के रूप में विकसित होता है उसे कयांत्रिक कहा जाता है। एक मेढक अंडे देता है जो कुछ ही दिनों में टेडपोल बन जाते हैं। टेडपोल की थायराइड ग्रंथि में उपस्थित हार्मोन काइनेरोक्सिन में क्रांति की प्रक्रिया शुरू होती है। थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा आयोडीन की उपस्थिति में उत्पन्न होता है। मेढक के हृदय में 2 आलिंद और 1 निलय होता है। मेढक में बाह्य निषेचन पाया जाता है। देखिएगा कि मेढक में बाह्य निषेचन पाया जाता है और मेढक में ग्रीष्म एवं शीत निष्क्रियता दोनों होता है। एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जब शीत निष्क्रियता में मेढक जाता है लोग तो उसमें उन लोगों का त्वचा जो होता है वो श्वसन का काम करता है। चलिए आगे देखा जाए। अगला क्वेश्चन है आपका 71 नंबर। निम्नलिखित चुंबकीय क्षेत्रों में से रखे धारावाही चालक तार पर लगते हुए बल की दिशा मिलती है। तो इस किस में मिलता है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से मिलता है। तो ये याद रखिएगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम अगर अंगूठा चालक पर लगने वाला बल को दिखाता है तो मध्यम विद्युत धारा को दिखाता है और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम अंगूठा चालक की गति, दिशा एवं पतली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करे तो बीच की उंगली प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को इंगित करता है। डायनेमो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है। विद्युत मोटर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है। ओम का नियम V बराबर IR होता है। 72 नंबर क्वेश्चन है।
एक अवतल लेंस के सामने एक वस्तु रखिए, निर्मित प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, हमेशा सीधा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए कि अवतल लेंस में बनी प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है। अवतल लेंस की सारी लेंस भी कहा जाता है। अवतल लेंस को फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, इसकी एक प्राकृतिक धनात्मक होता है। उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, आभासी और उल्टा होता है। आवर्धन देखिए कि अवतल दर्पण में आवर्धन बिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई पर अनुपात होता है। जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो आवर्धन ऋणात्मक होगा, और क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। जब प्रतिबिंब आभासी होगा तो आवर्धन धनात्मक होगा, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और दूरदृष्टि निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। एक चीज़ और समझिए कि जब दूरदृष्टि दोष होता है तो उसमें दूर की वस्तु साफ दिखाई देता है, नज़दीक की वस्तु आपको धुंधला दिखाई देगा। और जब दूरदृष्टि होगा तो दूर की वस्तु, इसमें देखिएगा आपका निकट दृष्टि दोष होगा तो निकट की वस्तु साफ दिखाई देगा, दूर की वस्तु धुंधला दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है 73 नंबर क्वेश्चन है, आपका दिया है F बराबर R/2, तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा अवतल तथा उत्तल दोनों दर्पण के लिए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 73 का आपका C सही हो जाएगा, अवतल और उत्तल दोनों दर्पण। और देखिएगा कि इसके बारे में, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण और उत्तल दर्पण को अपसारी। तो ये याद रखिएगा, अपसारी अभिसारी में अंतर आप समझिएगा। दर्पण का सूत्र होता है I बराबर भी आई नहीं 1 बराबर V प्लस 1 बराबर U बराबर F 1 बराबर F हो जाएगा। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु के लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर और पास से उल्टा होता है। किसी व्यक्ति का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई क्या व्यक्ति की कम से कम आधी होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर भी चाल से चलेगा तो दर्पण से उसकी प्रतिबिंब V2 चाल से आती हुई प्रतीक होगी। उत्तल दर्पण का प्रयोग सड़क पर लगा परावर्तित बल्ब साइड मिरर में उपयोग किया जाता है, ताकि वो छोटा दिखाई दे और अच्छी तरीके से दिखाई दे। अवतल दर्पण देखिएगा कि गाड़ी के हेडलाइन, टर्च और सर्च लाइन के हेडलाइन, कुकर में, आँख नाक ये में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, जब ध्वनि तरंगे चलती है तो ये अपने साथ ले चलती है, क्या ले चलती है, तो ऊर्जा साथ में लेके जाती है। ध्वनि तरंगे किसी न किसी माध्यम में चलती है, निर्वात में ये नहीं ट्रेवल करती है। सबसे ज़्यादा ठोस, उसके बाद तरल, उसके बाद गैस होगा। देखिएगा कि ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। ध्वनि की माप डेसिबल में किया जाता है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में होता है। ध्वनि तरंगे एक के माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आवृत्ति में कोई बदलाव नहीं होता है। तरंग दैर्घ्य देखिए कि ये आपका लैम्डा दिया गया है और आवृत्ति f और गति v के बराबर में संबंध दर्शाया गया है। तो ये आप देख लीजिए। ध्वनि का वेग माध्यम की प्रत्यवस्था और जरूरत पर निर्भर करता है। ध्वनि की आवृत्ति ध्वनि के स्रोत पर निर्भर करती है, प्रसार के माध्यम पर नहीं। ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है और दाब का ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि तरंग में ध्रुवण नहीं होता है, जबकि प्रकाश में ध्रुवण की घटना घटती है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। भार का मान पृथ्वी तथा चंद्रमा पर घटता बढ़ता है, लेकिन द्रव्यमान परिवर्तित नहीं रहता है। विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है कि रॉकेट डैश के सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा संवेग संरक्षण सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या बताता है कि ऊर्जा कभी ना उत्पन्न होती है और ना कभी नष्ट होती है, यानी विनाश। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत न्यूटन की गति के द्वितीय और तृतीय नियम से संपादित होता है। देखिए कि रॉकेट का उड़ना न्यूटन के तृतीय गति नियम से संबंधित है। संवेग संरक्षण के नियम का उदाहरण है, दो गेंद आपस में टक्कर मारती है तो अचानक रुक जाती है। रॉकेट प्रणोदक, और ये हो जाएगा वेरोटीमीटर, बैरोमीटर प्रमेय पर आधारित है। देखिएगा तेजी आंधी से टीन की छत उड़ जाना भी बर्नौली का नियम है। एवोगाड्रो का संख्या मान होता है आपका 6.022 इंटू 10⁻23 मोल -1 हो जाएगा। पदार्थ के कणों को मोल में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है एक किरण एक अवतल दर्पण पर आपतित होती है। अगर यह किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो परावर्तित किरण क्या होगा, तो ये फोकस से गुजरेगी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। और देखिएगा कि परावर्तन का नियम क्या बताता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। आपतित कोण परावर्तित कोण के बराबर होता है।
टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। सेविंग मिरर आमतौर पर चेहरे का आवर्धन प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चांदी प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है। दर्पणों को कलई सिल्वर नाइट्रेट की जाती है, तो ये आप याद रखिएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, एक लंबी परिनालिका जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न होता है। अगर विद्युत धारा दुगनी हो जाए तो नया चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो नया चुंबकीय क्षेत्र होगा आपका 2B हो जाएगा। एक लंबी परिनालिका जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो और अक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न होती है, तो अगर विद्युत धारा दुगनी हो जाए तो चुंबकीय क्षेत्र भी दुगनी हो जाती है, तो ये आप याद रखिएगा। 77 के बाद हम लोग 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लोग, और इसमें देखिएगा कि पूछा जा रहा है, दो वृत्ताकार कुंडलियाँ जिसकी त्रिज्या A है, क्रमशः I और 2I धारा प्रवाहित होती है। दोनों कुंडलियों के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र की तुलना निम्नलिखित में से किस में होगी? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। कुंडली, दूसरी कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र और प्रथम कुंडली से दुगना होगी, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। और देखिए कि यहाँ पे इसके बारे में समझा दिया गया है, तो इसे डिटेल में पढ़ा जाएगा, क्योंकि इसे हम पढ़ेंगे भी तो आपको समझ में नहीं आएगा, सिर्फ पढ़ देंगे लेकिन नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर, किस लेंस की क्षमता प्लस 0.5 डियोप्टर है? तो ये देखिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। एक उत्तल लेंस की है जिसकी फोकस दूरी 2 मीटर है। तो देखिए लेंस की क्षमता बराबर आपका 1/f हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है 0.5 प्लस डी मतलब डायोप्टर हो जाएगा बराबर a/e। तो आपका यहाँ पे बता दिया गया है, तो ये आप देख सकते हैं। इसका सूत्र भी यहाँ पे दिया गया है, तो आप सूत्र याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ये चीज़ हम आपको बता ही दिया है कि लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापा जाता है, और उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होता है धनात्मक और अवतल लेंस का ऋणात्मक होता है, और यहाँ पे सूत्र देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 80 नंबर, यहाँ पे दिखाया गया है एक रेखांतिक ग्राफ से वेग का मान क्या होगा? तो ये देखिए कि मीटर में आपका इधर जा रहा है ऊपर की तरफ, और ये सेकेंड दिखा रहा है, यानी ये आपका दूरी हो जाएगा, ये आपका समय हो जाएगा, और बीच में ये आपका पैराग्राफ दिखाई दे रहा है। तो आपका देखिए कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पे आपको बना के दिखा दिया गया है, तो ये आप देख लीजिए। वेग का SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, और वेग धनात्मक और ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। देखिए वेग समय ग्राफ की प्रवणता त्वरण है, वेग एक सदिश राशि है, तो ये याद रखिएगा। आगे देखेंगे लोग, अगला जो क्वेश्चन है 81 नंबर, निम्नलिखित थोड़ा सा बड़ा किया जाए, निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। मैग्नीशियम देखिए कि एल्युमिनियम और मैग्नीशियम, इसमें एल्युमिनियम आपका 96%, मैग्नीशियम 4% है। इस्पात में देखिए कि लोहा निकल और लोहा निकल दोनों का मिश्र धातु है। फ्यूज तार में लेड और टिन हो जाएगा, और जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकेल हो जाएगा। पीतल देखिए कि तांबा और जिंक से बनाया जाता है। सोल्डर देखिए टिन और शीशा होता है। कृत्रिम सोना में तांबा, एल्युमिनियम होता है। बेल धातु में कॉपर और टिन होता है। 82 नंबर क्वेश्चन है, बिलियन का सांद्रता व्यक्त करने की कौन सी इकाई ताप के प्रभाव से प्रभावित नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मोल लाता हो जाएगा। देखिए 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलय के मोलों की संख्या उस विलायक की मोलालता कहलाती है। मोलालता का यहाँ पे सूत्र दे दिया गया है, तो ये आप सूत्र देख लीजिए। इसे थोड़ा सा आप नोट डाउन करके भी रख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप बना सकते हैं। देखिएगा कि विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का एक समांग मिश्रण है, जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलय और विलायक की अपेक्षा मात्रा एक निश्चित सीमा तक निरंतर परिवर्तित हो सकती है। दुग्ध पायस है, तो ये याद रखिए, जब दूध द्रव मिलता है तो उसे पायस बोला जाता है, या एलिमिनेशन भी बोला जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। किसी विलयन में विलय की कणों की त्रिज्या 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से कम होती है, अतः इन कणों को सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी देखा जा सकता है। विलयन अस्थायी और पारदर्शक होता है। 83 नंबर क्वेश्चन है, एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्किन का सामान्य सूत्र आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, CnH2n हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिएगा कि सूत्र दिया गया है बहुत सारा। पैराफिन या एल्किन, इसका सूत्र यहाँ पे दिया गया है, CnH2n+2 हो जाएगा, और एल्किन ओलिफिन का दिया गया है, CnH2n हो जाएगा। एल्काइन का CnH2n-2 हो जाएगा। एल्काइन हेलाइन का दिया गया है, CnH2n+1 हो जाएगा। एल्कोहल का दिया है CnH2n+O2। ईथर का दिया है CnH2n+O2। एल्डिहाइड का दिया गया है, और कीटोन का CnH2n हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल का दिया गया है CnH2nO, और प्राथमिक एलिफेंट एमिन का दिया गया है
H2N प्लस 1H2 हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का दिया गया है CxH2O हो जाएगा। तो ये याद रखेगा। देखिएगा कि संतृप्त कार्बोहाइड्रेट वे कार्बन होते हैं जिसमें कार्बन परमाणु एकल बंधन होते हैं, संतृप्त कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। संतृप्त कार्बोडोन बॉन्ड वे कार्बाइन जिसमें कार्बन परमाणु 2 या 3 बंधन होते हैं, असंतृप्त कार्बो का बॉन्ड कहलाते हैं। त्रिअबंध कार्बन 2 कार्बन परमाणु के बीच कम से कम एक कार्बन त्रिअबंध वाले कार्बन के एल्काइन कहा जाता है। एल्केन देखिएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है, एल्किन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। 84 नंबर क्वेश्चन है। देखिए कि एक सूत्र दिया गया है, उपयुक्त अभिक्रिया में ऑक्सीकरक है, तो ऑक्सीकरक क्या हो जाएगा, तो MnO2 हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा। ऑक्सीकारक उपचायक ऑक्सीकरण का जुड़ना ऑक्सीकरक कहलाता है, इनमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। 85 नंबर क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता को मापने के लिए वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध यंत्र है, तो ये आपका सी हो जाएगा। G/M गणक हो जाएगा। देखिए कि रेडियोधर्मी तत्वों में एक्टिनाइट में रखा गया है और रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकरेल ने की थी। रेडियो समस्थानिक मृदा पेड़ पौधे जानवरों की आयु ज्ञात की जाती है। यूरेनियम डेटिंग में पृथ्वी की आयु ज्ञात किया जाता है। कार्बन डेटिंग में जीवाश्मों की आयु ज्ञात किया जाता है। रेडियो सक्रियता अल्फा बीटा गामा होता है। रेडियो सक्रियता तत्व विघटित होकर सीसा में बदल जाता है। रेडियोमीटर से विकिरण मापते हैं। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर, निम्नलिखित में से इस यौगिक में आयनिक तथा सहसंयोजक दोनों आबंध होते हैं, तो ये आपका H2O हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, आयनिक और सहसंयोजक दोनों बंध होते हैं। हाइड्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा। देखिए कि इलेक्ट्रॉन के शेयरों से बनने वाले रासायनिक बंधन, आयनिक बंधन और सहसंयोजक बंधन दोनों में क्या अंतर है, तो थोड़ा सा देख लिया जाए। तो सहसंयोजक इलेक्ट्रॉनों के शेयरों से बनने वाले रासायनिक बंधन है। एक रासायनिक बंधन जिसमें एक परमाणु और एक धनात्मक आयन बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन खो देता है और दूसरा परमाणु एक ऋणात्मक आयन बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। निम्न गलनांक और इसका होता है सहसंयोजक और ये उच्च गलनांक होता है। निम्न ध्रुवता और ये उच्च ध्रुवता होता है। देखिए कि समान विद्युत ऋणात्मक वाली 2 अधातुओं के बीच निर्मित होता है। एक धातु और एक अधातु के बीच होता है। देखिए CaCl2 में आयनिक बंधन होता है NH3 और यह सहसंयोजक यौगिक है। HCl में यह संयोजक बंधन होता है Na2 और SO4 Na2 SO4 10 हो गया और H2O को ग्वाटर सल्ट भी कहा जाता है। द्रव में होता है, तो द्रव में क्या होता है, तो देखिएगा कि नियत आयतन, जो द्रव होता है नियत आयतन होगा, यानी कोई ना कोई इसका आयतन होगा। अनियतित आकार, यानी कि जिस में डालिएगा जो द्रव होता है, यानी कि जल है तो जिस बर्तन में डालिएगा जैसा होगा, चरकुट होगा तो वो चरकुट हो जाएगा, गोल होगा तो गोल हो जाएगा, तो इसका आकार नियत नहीं होता है, असंकोचन होता है। तो ये तीनों इसमें पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। देखिए कि ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है और द्रव अपना आकार बदल लेता है जबकि आयतन नियत रहता है। द्रव का घनत्व तो गैस से अधिक तथा ठोस से कम होता है। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। पदार्थ की 5वीं अवस्था बोस-आइंस्टीन संघनित है। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर, एक रंगीन सॉल्ट लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर एक पीले रंग का यौगिक X बनता है और लाल भूरे रंग की गैस Y निकलती है, तो गैस Y क्या है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, NO2 हो जाएगा। एक रंगहीन सॉल्ट लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर एक पीले रंग का यौगिक X बनता है तथा लाल भूरे रंग की गैस निकलती है जो NO2 नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। 88 के बाद 89 नंबर, अच्छा थोड़ा सा और देख लिया जाए। लेड नाइट्रेट के प्रबल ताप के परिणाम स्वरूप भूरी गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लेड ऑक्साइड पीला अवशेषक निकलता है। देखिए कि एक घटक अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें एक अभिक्रिया 2 या अधिक उत्पादों में टूट जाता है। 89 नंबर क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता कार्बन 5880 वर्षों में अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाता है। कितने वर्षों में यह प्रारंभिक मात्रा का 1/4 भाग होगा या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर बी सही है, 11600 वर्ष में हो जाएगा। इसका सूत्र दिया गया है, तो ये आप सूत्र देख लीजिए। देखिए कि n बराबर 2 यानी अर्ध आयुओं की संख्या विघटित होने का समय, अर्ध आयु की संख्या अर्ध आयु हो जाएगा, 2 × 5800 बराबर 116 हो जाएगा। तो ये आपका निकाल दिया गया है, औसत का ये सब बता दिया गया है, तो आप देख लीजिए। 90 नंबर क्वेश्चन है, पेट्रोलियम के प्रभाजिक आसवन द्वारा निम्नलिखित पदार्थ के एक के बाद एक निकलते हैं। तो देखिएगा कि इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है, नेफ्था, डीजल, ऑयल और किरोसिन निकलता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 90 के बाद आपका 91 नंबर क्वेश्चन देखिए,
इसमें अच्छा 90 नंबर में थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। पेट्रोलियम के प्रभाजन असवन निकलने वाले पदार्थ हैं नेफ्ता, डीजल ऑयल और किरोसिन। पेट्रोलियम का शुद्धिकरण प्रभाजी असवन के द्वारा होता है। पेट्रोलियम को काला सोना या द्रव सोना बोला जाता है। कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है। पेट्रोलियम को रॉक ऑयल भी कहा जाता है। ईंधन की गुणवत्ता को ऑक्टेन संख्या से मापा जाता है। गैसोहॉल पेट्रोलियम और एल्कोहल का मिश्रण है। विश्व का पहला तेल का कुआं पेनिसिल्विया अमेरिका में 1859 में और प्राविधिक ड्रिल किया गया था। 8 वर्ष बाद 1867 में असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला। भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे ट्राई और गोदावरी तथा कृष्ण नदियों के बेसिन में पाया जाता है। देखिए 91 नंबर क्वेश्चन है, 22/60 मानक एक डैश संख्या है, तो ये कौन सा संख्या है, तो परिमेय संख्या हो जाएगा। देखिए कि यदि 5 अवलोकों x प्लस 2 x प्लस 4 और x प्लस 6 ऐसे ही जा रहा है तो औसत मान 11 है, तो x का मान बताइए, तो x का मान आपका 7 हो जाएगा। औसत मान बराबर क्या होता है कि कुल योग और पदों की संख्या, तो यहाँ पे कुल योग जोड़ दिया गया है और पदों की संख्या 5 है, तो भाग देने के बाद ये आया। अगला क्वेश्चन है, यदि x बराबर इतना दिया गया है और बराबर में देखिए y बराबर आपका x बराबर इतना और y बराबर इतना, तो आपका x और y पूछ रहा है, मौसम पूछ रहा है, तो देखिए कि इसका अगर बनाया जाएगा तो यहाँ पे बना दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा और राइट आंसर 12 आ जाएगा। तो बना दिया गया है तो हम इसमें नहीं बनाएंगे, आप देख लीजिए अच्छा तरीक़ा से बनाया गया है। वृत्त का क्षेत्रफल आपका 38.5 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसकी परिधि कितना हो जाएगा, तो 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, यहाँ पे देख लीजिए। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन है, log 10 8 प्लस 2 log 10 2 माइनस log 10 और 32 प्लस log 10 5 का समान है, तो ये किसके समान है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1 माइनस log 10 स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए कि अगला क्वेश्चन है 96 नंबर, समीकरण दिया गया है और इतना समीकरण का मूल क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर, न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय के उपयोग से 2 धनात्मक पूर्णांक हैं, अल्फा बराबर यानी ए और बी, ए छोटा है बी से, हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, तो एचसीएफ निकाल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, 15,000 रुपये पे 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 96 रुपये है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 8% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर, तो देखिए कि इतना दिया गया है और इतना का मान पूछा जा रहा है, इतना बराबर, तो इतना का मान क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपका देखिएगा कि बी हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, 4/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका बनाया गया है, तो आप देख लीजिए यहाँ से। अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है 100 नंबर, एक ठोस धात्विक बेलन का आधार त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर एन ठोस यानी कौन शंकु बनाया जाता है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, आधार त्रिज्या 1 मिमी है, तो एन का मान क्या हो जाता है, एन का मान 13,500 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए कि सभी क्वेश्चन देख लिए लोग। मैथ का क्वेश्चन हम नहीं बनाए हैं क्योंकि इसमें बना दिया गया है, तो कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई भी विचार देना हो। चलिए समाप्त कर दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।